हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल यूथ ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर आए हैं। इससे पहले के वीडियो में 3 प्रैक्टिस सेट करवा दिए गए हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट जो एसके झा जो है यानी कि आज पब्लिकेशन का ही इसमें कराया जा रहा है, जो कि लेटेस्ट अभी सेट जो चल रहा है उसी का इसमें ओनली रेलवे का डिस्कशन कराया जाएगा। जो देख सकते हैं कि रेलवे के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे रहते हैं इसके झा सर के। चलिए, इसमें सेट नंबर 3 आज सेट नंबर 4 चलेगा। इससे पहले के 3 वीडियो डाल दिए गए हैं। अगर जो वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो सेट जरूर जाकर देखें, जो कि एग्जाम में आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। हर एलपी एनटीपीसी टेक्नीशियन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज देख सकते हैं, आज इससे पहले का टेक्नीशियन वाला करवाए थे, एनटीपीसी करवाए थे, आज एलपी का सेट लेकर आए हैं। इस वीडियो को देखने से पहले जो लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि जो भी वीडियो आएगा उसका इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी मिल जाएगा। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पहला नंबर जो क्वेश्चन है कि बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है। तो बायोडीजल जो बनाने में जो होता है वह रतन जोत का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। और रतन जो एक होता है जेट्रोपा जो होता है इसका भी प्रयोग जो होता है बायोडीजल बनाने में प्रयोग किया था। दोनों बात याद रखना, एक रतन जोत हो गया और दूसरा जो गया हुआ जेट्रोपा हो गया। ये दोनों का प्रयोग जो था बायोडीजल बनाने में किया जाता है। ये गन्ना जो होता है गन्ना का प्रयोग जो गन्ने से जो तो गुड़ होता है और चीनी का निर्माण होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षारीय धातुओं के लिए वो सत्य है। यानी कि जो क्षारीय जो धातु जो होता है वह उसके लिए क्या है, वो सत्य है। तो पहला नंबर गया लिथियम एक प्रबल अपचायक है। तो ये बिल्कुल ही सही है। लिथियम का एक प्रबल अपचायक धातु है, तो ये तो सही है। सोडियम प्रकृति में उभयधर्मी होता है, ये बिल्कुल ही गलत। सोडियम एक धातु या उभयधर्मी नहीं होती। उभयधर्मी क्या होता है, जिसमें जो होता है आम लवण क्षार दोनों का गुण पाया जाता है उसे उभयधर्मी। उभयधर्मी में कौन सा आता है, तो यौगिक आता है। तो Al2 हो गया, Al2O3 हो गया, PbO2 हो गया, फिर ZnO हो गया। ये तीनों तत्व, ये तीनों जो यौगिक है, ये तीनों जो उभयधर्मी है। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि ये भी सेट में अधिकांश बार आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट पता चल गया है कि सोडियम प्रकृति में उभयधर्मी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी ही राइट हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है कौन सा, वो सत्य है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पूछ रहा है कि L+ अलग ऑप्शन देख लेते हैं। L+ साधारण रूप से छोटा होता है, तो ये भी सही है, क्योंकि वह एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा तो उसका आकार क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और सभी जो क्षारीय जो धातु द्रव अमोनिया में नीला विलयन देता है, तो ये भी सही है। जो क्षार जो रहता है वह विलयन को कैसा कर देता है, तो जो क्षारीय जो होता है वह लाल विलयन को नीला कर देता है, और जो अम्ल जो होता है वह नीले विलयन को लाल कर देता है। तो ये भी याद रखिएगा। इसका तो ऑप्शन नंबर राइट कौन सा है, ये बी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कशन कराया जाएगा वह बहुत ही डिस्क्रिप्टिव से करा दिया जाएगा, क्योंकि रटने का आपका बाद में टेंशन ना रहे। इसीलिए जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं उसे ध्यानपूर्वक 1 से 2 बार देखने के बाद सारा क्वेश्चन इसी वीडियो के माध्यम से याद हो जाएगा, बाद में टेंशन नहीं है। इसीलिए समझने का प्रयास बहुत ही ध्यान से करेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसकी इकाई जो है गोस होता है। तो गोस का इकाई होता है चुंबकीय प्रेरण का या तीव्रता का जो ऐसा है मात्रक, ये जो है सीजीएस मात्रक जो होता है वह गोस होता है। सीजीएस मात्रक जो होता है वह गोस होता है। लेकिन इसका जो एसआई जो मात्रक जो होता है, एसआई जो मात्रक इसका पूछा जाएगा, तो एसआई मात्रक इसका टेस्ला होता है। ये दोनों याद रखिएगा। यहाँ पर सीजीएस मात्रक दिया गया है, इसलिए दोनों याद रखिएगा। तो पूछेगा कि 1 टेस्ला बराबर कितना होता है, तो 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गोस होता है। ये भी इसका मान याद रखिएगा, क्योंकि ये भी प्रैक्टिस सेट में अधिकांश बार आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, ये समुद्र की गहराई को फेथोमीटर के द्वारा मापा जाता है। समुद्र की गहराई को किसके द्वारा मापा जाता है, समुद्र की जो गहराई जो होता है वह फेथोमीटर के द्वारा मापा जाता है। और ये चलिए, बल जो होता है, बल पूछेगा कि प्रकृति में कौन अकेले नहीं होता। तो बल जो होता है प्रकृति में अकेले नहीं होता। बल का ऐसा मात्रा को जो पूछा जाएगा ये न्यूटन हो जाएगा। बल का सीजीएस मात्रा को जो पूछा जाएगा तो इसका सीजीएस मात्रा जो होता है वह डायन होता है। पूछेगा कि 1 न्यूटन बराबर कितना डायन होता है, तो 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डायन होता है। 1 न्यूटन का मान जो होता है वह 10⁵ डायन के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर इसका बी याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। और भी चाहें तो इसका और ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन कोशिश करेंगे चारों ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छे से कर दिया जाए, ताकि इस 20 क्वेश्चन के बदले आपको कम से कम 40-50 क्वेश्चन सीखने का मिलेगा।
चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होता है। तो परमाणु की जो द्रव्यमान संख्या जो होता है, तो द्रव्यमान संख्या क्या होता है देख सकते हैं, जैसे सोडियम है तो सोडियम का जो परमाणु संख्या पूछा जाएगा तो 11, द्रव्यमान संख्या जो होता है वह कितना होता है तो 23 होता है। तो जो द्रव्यमान संख्या होता है वह हमेशा ऊपर रहता है, कोई भी तत्व के ऊपर रहता है। जो द्रव्यमान संख्या रहता है वह नीचे है। द्रव्यमान जो द्रव्यमान जो तत्व का जो संख्या जो रहता है वह नीचे रहता है, द्रव्यमान संख्या जो रहता है वह ऊपर रहता है। द्रव्यमान संख्या को ए के द्वारा डिनोट किया जाता है, और जो तत्व की संख्या जो रहता है इसको पी के द्वारा डिनोट किया जाता है, या फिर इसको ई के द्वारा भी डिनोट कर सकते हैं। तो द्रव्यमान संख्या बराबर एक फॉर्मूला आता है, ए बराबर होता है जेड प्लस एन होता है। तो जेड क्या हो गया, ये परमाणु संख्या हो गया, या न्यूट्रॉन की संख्या। परमाणु संख्या न्यूट्रॉन की संख्या के योग को ही इसी को ही नाभिक भी बोला जाता है। नाभिक यानी कि न्यूक्लियन बोला जाता है। आप जानते हैं कि नाभिक में जो होता है वह पी प्लस एन यानी कि दोनों तत्व विद्यमान रहते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, न्यूक्लियन की संख्या हो जाएगा। तो इसमें याद रखना है कि एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होता है, तो न्यूक्लियन की संख्या के बराबर होता है। कैसे होता है ये भी सारा बता देंगे, इसलिए जिससे कि याद करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण जो है 1 बराबर दे है 0.6 साइन 100 निरूपित है। तो विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होगा, जिसका आवृत्ति पूछ रहा है, जिसका एक फॉर्मूला आता है आई नोट बराबर होता है 0.6 साइन ओमेगा टी होता है। इसका एक फॉर्मूला आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ओमेगा का जगह कितना दिया है, उससे दिया है, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो ओमेगा का मान जो होता है वह 2 पाई एन के बराबर होता है। तो इतना बराबर कितना हो जाएगा 100, 200 इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 50, यानी कि पाई एन, तो एन बराबर हो जाएगा 50/पाई हो जाएगा, जो कि इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इसको ऑप्शन नंबर ए को सही कर दीजिए, ये 50/पाई हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मा के विकिरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ऊष्मा के विकिरण के संबंध में कौन सा कथन सही है, यही पूछ रहा था। पहला ऑप्शन देखते हैं कि ऊष्मा या ऊष्मांतरण की एकमात्र विधि है जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे सूर्य के जो प्रकाश जो धरती पे जाता है, पृथ्वी पे जाती है, तो उसके लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं, तो वो डायरेक्ट चले आती है। तो ये बिल्कुल ही ए नंबर सही है। दूसरा नंबर है कि प्रकाश की चाल से गतिमान है। तो जो ऊष्मा की चाल होता है वह प्रकाश की चाल के ही बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी राइट है। सतह पर पड़ने वाले विकिरण एक भाग परावर्तित है। जो सतह पर जो किरणें पड़ती है तो उसमें क्या था, एक भाग परावर्तित हो जाते हैं। तो ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए बी सी तीनों ही सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें वो पूछ रहा है बहुलक, तो इसमें हो जाएगा पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है। पॉलीएमाइड जो ऑप्शन में नहीं रहे, तो ये एक चीज़ और रखना है, केबलर का भी प्रयोग जो होता है वह बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है। चलिए इसका ऑप्शन भी देख लेते हैं, आइए ऑप्शन पे देख, ये ऑप्शन नंबर इसका देख सकते हैं, पॉलीएमाइड दिया था। पॉलीएमाइड जो था इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। पॉलीएमाइड और केबलर दोनों याद रखिएगा, दोनों का प्रयोग जो होता है बुलेट प्रूफ जो जैकेट जो होता है उसको बनाने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है पीवीसी का प्रयोग किसमें किया जाता है। तो आप देखते हैं तार पर जो कवर जो होता है वह पीवीसी का ही लगाया जाता है। तो इसका प्रयोग समझ गए कि इसमें प्लास्टिक का तार बनाने में हो गया। फिर अगला दिया हुआ पॉलीथीन का प्रयोग जो है वह थैला बनाने में या प्लास्टिक बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 का अपेक्षिक आणविक द्रव्यमान कितना होता है। तो सल्फर का द्रव्यमान कितना होता है, तो सल्फर का आता है 32 होता है। सल्फर का कितना होता है 32, इसका परमाणु संख्या 16 आता है, तो द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, तो इसका द्रव्यमान संख्या कितना आ जाएगा 16। तो यहाँ पे 2 को दिया हुआ है, तो इसमें 16 गुना 2 कर देंगे तो कितना 32 प्लस 32 यानी कि हो जाएगा कितना 64, यानी कि 64 हो जाएगा, 64 U। तो इसको ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा कि आणविक द्रव्यमान किस तरह निकालना है। तो पहले जो भी तत्व है उसका परमाणु भार को जोड़ देना, वही क्या हो जाएगा आणविक द्रव्यमान हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं। यानी कि जो कोई भी जो वस्तु है, यानी कि वह एक साल में वह एक बटे टू भाग होता है, तो अगले साल में कितना हो जाएगा, तो अगले साल में हो जाएगा वह 1/4 हो जाएगा, यानी कि 1/2 घटते रहेगा। तो ये वही पूछ रहा है कि जितने समय में रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे अर्ध आयु काल कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। इसमें 2 ऑप्शन दिया हुआ है तो एक ऑप्शन काट दीजिए, कोई भी मार सकते हैं बी या सी। तो इसका सीधा क्या बोलते हैं, इसको अर्ध आयु काल कहा जाता है, अर्ध आयु काल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डैश पदार्थ की भौतिक मात्रा है जो संख्यात्मक रूप से उस पदार्थ के एक छड़ के प्रतिरोध के बराबर है, जो क्रॉस सेक्शन 1 मीटर और 1 वर्ग मीटर है, तो वह किसके बराबर हो जाएगा। यानी कि इसका एक फॉर्मूला आता है, रो बराबर होता है आर बराबर इसका फॉर्मूला होता है रो इंटू एल बटे, रुक जाइए एक मतलब फिर से लिख देते हैं फिर से। इसका फॉर्मूला आता है आर बराबर रो इंटू एल बटे ए होता है। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, आर ए बटे एल हो जाएगा। जिसमें इसका मान दिया हुआ 1, इसका भी मान दिया हुआ 1 तो इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, रो बराबर आ जाएगा आर आ जाएगा। यानी कि इसमें आर जो यानी कि प्रतिरोध का जो मान जो वह प्रतिरोधकता के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। वही इसमें पूछ रहा है, इसमें प्रतिरोधकता पदार्थ की भौतिक मात्रा जो वह संख्यात्मक रूप से उस पदार्थ की लंबाई के प्रतिरोध की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। कैसे होगा, ये फॉर्मूला लिख के भी इसको बता दिए हैं। इसका फॉर्मूला भी याद रखिएगा, क्या याद रखना बहुत ही जरूरी है। रो बराबर क्या होता है, रो इंटू एल बटे ए होता है, आर बराबर। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाए। पूछेगा प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या था, तो प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक होता है वह ओम मीटर होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या था, तो आवेश का एसआई मात्रक गुलाम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या था, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ये तीनों बात याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका आवर्तनांक लेंस के पदार्थ के आवर्तनांक के बराबर है। यानी कि जो उत्तल लेंस का द्रव, उत्तल लेंस के द्रव में ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका आवर्तनांक, यानी कि लिक्विड का जो आवर्तनांक होगा, यानी कि म्यू लिक्विड और लेंस यानी कि मिरर का जो आवर्तनांक होगा वह बराबर, दोनों जब बराबर हो जाएगा, यानी कि इस दोनों जब बराबर हो जाएगा तो वह अनंत पर होगा। यानी कि उसका फोकस दूरी क्या आ जाएगा, वह अनंत हो जाएगा, क्योंकि पी बराबर इसका मान क्या आ जाएगा, 0। पी बराबर क्या होता है, 1/f होता है। यहाँ पे इसका एफ का मान क्या आ जाएगा, 0। फोकस जब हो जाएगा 0, इसका मान पी का मान कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। यहाँ फोकस दूरी क्या आ जाएगा, अनंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एन टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया अपद्रव्य होना चाहिए, तो वह कैसा होगा। तो पहले ये जानिए कि अर्धचालक जो होता है ना, अर्धचालक जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। एक होता है एन टाइप होता है और एक पी टाइप होता है, ठीक। तो एन टाइप में जो होता है वह पंच संयोजी इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के साथ जो होता है वह पंच संयोजी इलेक्ट्रॉन मिलाते हैं, ठीक है। और पी टाइप जो होता है इसमें सिलिकॉन के साथ जो होता है वह त्रिसंयोजी इलेक्ट्रॉन मिलाते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है एन टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य कौन सा होगा, तो एन टाइप के साथ कौन सा हो जाएगा, तो पंच संयोजक हो जाएगा। अगर जो पूछेगा पी टाइप के साथ कौन सा हो जाएगा, तो त्रिसंयोजक हो जाएगा, ठीक है। अगर जो ये क्वेश्चन पूछा जाए कि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन का, इसमें जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है, धारा का जो प्रवाह होता है वह इलेक्ट्रॉन के द्वारा आता है, लेकिन पी टाइप में जो धारा का प्रवाह होता है वह होल्स के द्वारा होता है। तो ये भी बात याद रखिएगा। एक क्वेश्चन बनाने से इसके जितने चारों बल का क्वेश्चन होता है सारा यहाँ पे डिस्कशन करा देंगे, ताकि अगला सेट में ये क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि रक्त और जल के श्यानता के बीच क्या संबंध है। तो आप लोग सभी जानते हैं कि रक्त क्या होता है, गाढ़ा होता है, जल क्या होता है, वह पतला होता है। इसमें संबंध क्या होगा, तो रक्त जल की तुलना में अधिक श्यान होगा, तो यही क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। क्योंकि रक्त जो था वह गाढ़ा था, जल क्या था, पतला था। तो श्यानता सबसे अधिक किसका होगा, जो गाढ़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2 युग्मक के
विलय से एक कोशिकीय संरचना का निर्माण होता है। ठीक है, दो युग्मक जब विलय करते हैं तो एक कोशिकीय संरचना का निर्माण होता है। उसे क्या कहते हैं? जब एक युग्मक दूसरे युग्मक से जब मिलता है तो ये जो 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 मिलता है उसे युग्मनज कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? युग्मनज कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक पतली सुई जल में तैर सकती है। तो पतली सुई जो जल में किस कारण से तैर सकता है? ये पृष्ठ तनाव के कारण ही तैर सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। पृष्ठ तनाव के बहुत सारे उदाहरण। पृष्ठ तनाव जिसका कम होगा वो जो लिक्विड हो जाएगा वह पतला हो जाएगा, जिसका पृष्ठ तनाव अधिक हो जाएगा वह लिक्विड गाढ़ा हो जाएगा। आप लोग देखते होंगे कि जो भोजन जो करते हैं, जो गर्म जो भोजन जो होता है वह काफ़ी स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि उसका जो पृष्ठ तनाव जो होता है वह कम होता है। और हमारे जो जीभ जो होता है उसमें टेस्ट वर्ड पाया जाता है, वो उसमें पूर्ण रूप से वह समाहित हो जाता है। इसके कारण स्वादिष्ट क्या था? बहुत अधिक लगता है। लेकिन जब जब भोजन और जो ठंडा हो जाता है, भोजन जब जो ठंडा हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि उसका पृष्ठ तनाव अधिक बढ़ जाता है, यानी कि वह गाढ़ा होता है, जिसके कारण क्या होता है? भोजन उतना स्वादिष्ट नहीं लग पाता है। तो यह भी किसका कारण है? तो वह पृष्ठ तनाव का ही कारण है। चलिए ऑप्शन नंबर इसका ए राइट है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चाय की पत्ती के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो चाय के पत्ती के उपचार में जीवाणु का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। यानी कि इसी को बोलते हैं बैक्टीरिया। इसका अंग्रेजी नाम क्या है? तो बैक्टीरिया है। तो ऑप्शन में बैक्टीरिया भी रह सकता है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए कवक का अध्ययन पूछेगा, कवक का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कवक का अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो शैवाल को अध्ययन को जो होता है वह फाइकोलॉजी कहा जाता है। शैवाल को अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस पिंड द्वारा सीधे तय की गई दूरी या विस्थापन को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस समीकरण का प्रयोग किया जाता है? तो जो गति का जो 3 समीकरण जो था उसी के आधारित पे ये क्वेश्चन है। पहला में गति का 3 समीकरण कौन कौन सा था पहले ये जान लेते हैं। पहला इसमें समीकरण जो हो गया v बराबर u प्लस ए टी हो गया। ठीक है, दूसरा जो समीकरण जो हो गया s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो गया। और तीसरा जो समीकरण जो हो गया v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as हो जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है क्या? दूरी या विस्थापन। तो दूरी इसमें दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। इसमें विस्थापन दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें भी 2as, इसमें भी विस्थापन दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी और 2, यानी कि समीकरण नंबर 2 और 3 इसमें सही हो जाएगा। तो इसका आइए ऑप्शन इसका देख लेते हैं। पहले इसमें देख सकते हैं कि पहला जो दिया हुआ है ये यही, इसी को लिखा जाता है v स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं इसको u स्क्वायर प्लस 2as। इसमें क्या विस्थापन दिया हुआ है तो ये सही हो जाएगा। दूसरा समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें भी विस्थापन दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है, तो ये भी सही हो जाएगा। तीसरा जो समीकरण जो दिया हुआ है v बराबर u प्लस जे टी, जिसमें क्या बे का मान दिया हुआ है लेकिन इसमें ना तो दूरी दिया हुआ है नहीं तो विस्थापन दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी सही हो जाएगा। तो डी में दिया हुआ है बोथ, यही ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराड प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैराड के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता पड़ती है? ये पूछा जा रहा है। तो बोल रहा है कि 2 माइक्रोफैराड है, ठीक है, तो उसके 2 माइक्रोफैराड के हमको कितना संधारित्र लेना चाहिए जिसको हमको 5 माइक्रोफैराड प्राप्त हो जाए? तो इसमें क्या करते हैं, पहले 2 माइक्रोफैराड को अभी समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 2 और 2 कितना हो जाएगा? धारिता में ना उल्टा जुड़ता है, तो इसको समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। रुक जाइए 1 मिनट, फिर से देख लेते हैं कि प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराड प्राप्त करने के लिए 2 माइक्रोफैराड के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता पड़ती है? तो इसको सीधा याद रखने का एक अच्छा जो ट्रिक है, अगर जो पूछेगा 5 माइक्रोफैराड तो इसी में 1 माइनस कर दीजिएगा तो कितना जाएगा? 4। बस डायरेक्ट इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारण रहित बीमारी पीने वाले जल में निम्न में से किसकी अधिकता
विद्यमान से होने वाला रोग, यानी कि सीधा याद रखिएगा ब्लू बेबी जो सिंड्रोम जो रोग जो होता है वो किसके कारण होता है, तो ये नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। और पूछेगा कि कैडमियम की अधिकता से कौन सा रोग होता है, तो कैडमियम की जो अधिकता से जो होता है वह इटाई इटाई रोग होता है। कैडमियम की अधिकता से कौन सा होता है, इटाई इटाई रोग होता है। अब पूछेगा पीबी का अधिकता से कौन सा रोग होता है, तो पीबी का जो नहीं पीबी नहीं एचजी यानी कि पारा का अधिकता से कौन सा रोग होता है, तो ये मिनी माटा रोग होता है। मिनी माटा रोग किससे होता है, तो ये पारा के अधिकता से होता है। तो ये भी याद रखिएगा कि नाइट्रेट का अधिकता से क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। कैडमियम का अधिकता से इटाई रोग होता है। और पीबी यानी एचजी यानी पारा का अधिकता से मिनी माटा रोग होता है। तो ये चारों याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। पूछेगा कि फ्लोराइड का प्रयोग किस में किया जाता है, तो फ्लोराइड का जब मात्रा जब बढ़ेगा तो दांत क्या होता है, इसमें सड़ने लगता है, यानी कि दांत का क्षय होने लगता है। आर्सेनिक जो होता है, आर्सेनिक का अधिकता से कैंसर रोग हो जाता है। क्लोराइड यानी कि क्लोरीन का जो प्रयोग जो होता है वह जल जो होता है उसमें कीटाणुओं को मारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि जल के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि इस सेट का सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ के एक अणु में सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग कितना, परमाणु द्रव्यमान का योग है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसे आणविक द्रव्यमान के नाम से जाना जाता है। यानी कि छोटे छोटे अणुओं से मिलकर परमाणु का क्या होता है, निर्माण होता है। यानी कि पदार्थ के अणु में सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का जो योग जो होता है उसी को आणविक द्रव्यमान कहते हैं। जैसे इससे पहले के क्वेश्चन में बताए थे SO2 का जब परमाणु बाहर निकाले थे कितना आ गया था, 64 आ गया था, 64 आया था। तो इसी को बोलते हैं आणविक द्रव्यमान कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका एक लाइक सब्सक्राइब तो हमें अगले वीडियो डालने के लिए मोटिवेट करता है। इस वीडियो के माध्यम से आपको रेलवे के सभी साइंस का अच्छे से एनालिसिस करवा दिया जाएगा। प्रत्येक दिन 20-20 क्वेश्चन लाया जाएगा, जिसका कि लगभग 40-50 क्वेश्चन इसमें बता दिया जाएगा और जिससे कि आपको एग्जाम में साइंस के क्वेश्चन में बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद।